Let's start, guys. First question है, the annual earning of Mr. Beam is rupees 4 lakh per year annum for the first year, ठीक है, of his job, and his expenditure was 50%. Later on, for the next 3 years, his average income increases by 40,000. ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है. For later on, for the next 3 years, his average income increases by rupees 40,000 per annum, and saving was 40%, 30%, 20% of income. What is the percentage of his total saving over the total expenditure? मतलब सेविंग अपॉन एक्सपेंडिचर का रेशियो पूछ रहा है. ठीक है, देखना ध्यान से. ये क्या बोल रहा है कि भीम भैया जो थे उन्होंने फर्स्ट ईयर में 4 लाख रुपए कमाए. ठीक है, अब वो बोल रहा है कि अगले 3 साल के लिए उनका जो एवरेज वैल्यू है ना, एवरेज वैल्यू वो पिछले वाले साल का जो औसत है ना, पिछले वाले साल का जो औसत है उससे 40,000 ज़्यादा है. ठीक है, तो फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर का एवरेज जो होगा वही फर्स्ट ईयर की सैलरी होगी. 4 लाख रुपए हो गए. 40,000 से एवरेज मेरा इंक्रीज होता है. ठीक है, प्रीवियस ईयर का. तो सीधी सी बात है, फर्स्ट ईयर में मैंने 4 लाख कमाए तो पहले साल का एवरेज भी मेरा 4 लाख ही होगा. और दूसरे साल की जो सैलरी है वो मुझे बता रखा है 40,000 एक्स्ट्रा होनी चाहिए. तो सेकेंड ईयर में जो मेरी सैलरी होगी वो 4,40,000 होगी. अच्छा, अब तीसरे साल पे बात आती है, क्योंकि टोटल इनकम तो पता होनी चाहिए ना. फर्स्ट कितने कमाए, सेकेंड ईयर में कितना कमाया, थर्ड ईयर में कितना कमाया, फोर्थ ईयर में कितना कमाया. अब क्या है, अब ये बोल रहा है कि एवरेज जो है हर साल 40,000 से बढ़ जाता है. 40,000 से एवरेज बढ़ता है. अब मेरी बात ध्यान से सुनना. फर्स्ट ईयर में तो जो कमाया वही उसके एवरेज था, लेकिन सेकेंड ईयर में उसकी अर्निंग कुछ और होगी, तो अब एवरेज चेंज हो जाएगा. अब एवरेज कितना होगा, 4 लाख प्लस 4,40,000, 8,40,000 डिवाइड बाई 2. तो ये मेरा जो नया एवरेज होगा ना 2 सालों का मिला के जो एवरेज आएगा वो मेरा 8,40,000, मतलब 4,20,000 आएगा. एवरेज सैलरी होगी ना मेरी 4,20,000. अब ये बोल रहा है कि तीसरे साल में जो मेरी मतलब 40,000 हर साल एवरेज बढ़ता है, तो एवरेज बढ़ के मेरा कितना हो गया, ये हो गया 4,60,000. 4 लाख. अब इसका कहने का मतलब ये है कि अब जो नई सैलरी आएगी ना मेरी, जो नई सैलरी आएगी इसका एवरेज और यहाँ पर जो मेरी सैलरी आएगी, इन दोनों का जो मेरा एवरेज होगा ना वो ये आना चाहिए 4,60,000. ठीक है, तो सीधी सी बात है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया मेरा 9,20,000, जिसमें से 4,40,000 माइनस कर दो, ये मेरे पास आ जाएगा 4,80,000. सबसे मेन चीज़ क्वेश्चन की बस यही है, 4,80,000. थर्ड ईयर क्या आ गया. अब ये बोल रहा है कि मेरा जो एवरेज आया भाई, इन 2 साल का जो एवरेज आया वो 4,60,000 आ गया. तो अगला इन 2 का जो एवरेज होगा वो मेरा 40,000 ज़्यादा आना चाहिए. दैट मीन्स कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो इनकम आएगी, ये वाली इनकम, इन दोनों का जो एवरेज होगा ना वो मेरा एवरेज वैल्यू मेरी 5 लाख रुपए होनी चाहिए. ठीक है, दोबारा समझा देता हूँ क्यों होनी चाहिए. क्वेश्चन में बोल रखा है, देखो क्वेश्चन दोबारा दिखाता हूँ, क्वेश्चन में दोबारा दिखाता हूँ. लेटर ऑन for the next 3 years his average income increases by rupees 40,000. उसकी औसत आय 40,000 रुपये प्रति वर्ष बढ़ती है. ठीक है, तो इसलिए ये हम काम यहाँ कर रहे हैं. दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ. इस लाइन में 40,000 पहले साल जो कमाया वही उसका एवरेज होगा. तो पहले साल 4 लाख कमाया तो उसका एवरेज भी 4 लाख ही होगा. तो अगले साल जो एवरेज में बढ़ोतरी जो होगी वो 4,40,000 होगी. मतलब दूसरे साल की जो सैलरी थी वो 4,40,000 होगी. अगली बार क्या हुआ, अगली बार ये बोल रहा है कि इन दोनों साल फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का जो एवरेज होगा, तो
अगला सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का जो एवरेज होगा उसमें 40,000 एक्स्ट्रा होने चाहिए, मतलब 4 लाख और 4,40,000, 4,80,000 डिवाइड बाई 4,40,000 डिवाइड बाई 2, 4,20,000 हो गए। तो थर्ड ईयर का जो सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का जो एवरेज होगा वो 4,60,000 रुपये होना चाहिए, 40 रुपये अधिक, तो 4,60,000 हो गया। ठीक है, तो 4,80,000 ये कैलकुलेट कर लिया। अब बोल रहा है कि सेकंड इस इन 2 सालों का एरिया, मतलब थर्ड और फोर्थ ईयर का जो एवरेज है ना वो सेकंड और थर्ड इससे 40 एक्स्ट्रा होना चाहिए। तो सेकंड और थर्ड का एवरेज कितना था, 4,60,000 रुपये, इससे 40 एक्स्ट्रा 5 लाख रुपये। तो 5 लाख रुपये मुझे एवरेज वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पर 5,20,000 रुपये होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? ये लो कैसे कैलकुलेट किया, दोबारा बता देता हूँ। 5 दूनी भाई 480 प्लस एक्स बटा 2 बराबर 5 लाख। एक्स की वैल्यू आ गई 5,20,000 रुपये। ठीक है, तो ये मेरे पास 4 साल की सैलरी आ गई। अब इसको थोड़ा सा मैं 4 लाख रुपए है, 4,40,000, 4,80,000, 5,20,000। तो इसने क्वेश्चन में तो फर्स्ट ईयर की सैलरी 4 लाख होगी, दूसरे साल की 4,40,000, तीसरे की 4,80,000, चौथे की 5,20,000। अब मैं इस क्वेश्चन को परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेता हूँ। फर्स्ट ईयर, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इसको मैं 100 बोल दूँ तो ये मेरा 110 हो गया, ये मेरा 120 हो गया, ये मेरा 130 हो गया। एक 120 कैसे हुआ, ये 400 था यहाँ पर, ये 100 था, इसका 4,000 गुना ये हो गया, इसका 4,000 गुना 4,40,000 हो गया, इसका 4,000 गुना 4,80,000 हो गया, इसका 4,000 गुना 5,20,000 हो गया। ठीक है, थोड़ा साफ सुथरा कर देता हूँ ताकि समझ में आ जाए। 100, 110, 120, 130। अब लिखते हैं एक्सपेंडिचर। ये हो गया एक्सपेंडिचर आएगा यहाँ पर, और ये थोड़ा सा रब कर देता हूँ। एक्सपेंडिचर और सेविंग, ये बोल रहा है ये 50%, ये 50%, अगला वाला 40%, तो 44, 66, ये तो निकाल लोगे ना। 20 है तो 12 दूनी 30 है तो 36, तो 84, ये आपका आएगा आपका 20 है ना ये, तो 13 20 26, ये हो गया 104। इसकी वैल्यू आप करोगे तो 156 आएगा, इसका आप एडअप करोगे 304 आएगा। ठीक है, तो आपका जो सॉल्यूशन होगा वो आएगा 156 डिवाइड बाई 304 मल्टीप्लाई बाई 100, दैट कम्स आउट टू बी 51.6/19%। इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ध्यान से देखना, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना ध्यान से। भीम भैया की इनकम थी 4 लाख पर ईयर की फर्स्ट ईयर में, उसके बाद फर्स्ट ईयर का जो खर्चा था वो 50% है, मतलब 2 लाख रुपए कमाए, 2 लाख रुपए खर्च कर दिए। उसके बाद उनके जो एवरेज है ना, एवरेज हर साल 40,000 से बढ़ता है, औसत बढ़ता है, सैलरी नहीं बढ़ रही है, औसत बढ़ रहा है। ठीक है, जो इस चीज़ में यूज़ करना है। अब ध्यान से देखना, मैं ठीक है पहले साल मैंने 4 लाख कमाए, एवरेज मेरा 40,000 से बढ़ना चाहिए। एवरेज अगर मेरा 40,000 से बढ़ेगा, पहले साल जो मैंने कमाया वही मेरी एवरेज होगी, तो अगली वही मेरा एवरेज होगा, मतलब फर्स्ट ईयर का एवरेज 4 लाख, तो दूसरे साल मैंने 4,40,000 कमा लिए। ठीक है, अब ये बोल रहा है हर साल मेरा एवरेज जो है वो बढ़ना चाहिए, तो सीधी सी बात है, अब पहले साल मैंने 4 लाख कमाए, दूसरे साल 4,40,000 कमाए, तो एवरेज कितना हो गया, 4 लाख प्लस 4,40,000 अपॉन 2, तो 4,20,000। अब ये बोल रहा है तो तीसरे साल, ठीक है,
अब जो है ना वो मेरा एवरेज बढ़ जाना चाहिए। तो एवरेज बढ़ने का मतलब क्या हो गया, इसमें 40,000 ऐड कर दो तो 4,60,000 हो गया। इसका मतलब इन दो सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का जो मिला के एवरेज आना चाहिए ना वो 4,60,000 आना चाहिए। तो कोई बात नहीं है, 4,60,000 आना चाहिए। तो 4,60,000 मल्टीप्लाई बाय 2 तो 9,20,000। 9,20,000 में से 4,40,000 माइनस करें तो 4,80,000 आएंगे। क्वेश्चन को खुद करके देखना, आपको समझ में ज़रूर आएगा। नेक्स्ट बात है, अब 4,80,000 हो गया। इन 2 सालों का एवरेज था 4,60,000 रुपये। तो थर्ड और फोर्थ का जो है ना 40,000 एक्स्ट्रा आना चाहिए, मतलब 5 लाख आना चाहिए। ठीक है, इसका 5 लाख आना चाहिए। तो 5 लाख आने के लिए ये 4,80 है तो ये 5,20 होगा। 5 दूनी 10, 10 लाख में से 4,80,000 माइनस करें तो 5,20,000 आएगा। ये आपकी सैलरीज आ गई। अब मेरे को पता है यार ये 4 टर्म है ना, ये 3,0, 3,0, 3,0, 3,0 सब में आ रहे हैं, 4 सब में आ रहा है। तो मैंने इसको क्या किया, 100 कर दिया, इसको 110 कर दिया, 120 कर दिया, 130 कर दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, वो कटेगा यार लास्ट में। अब ये बोल रहा है कि मैंने फर्स्ट ईयर में 50% खर्च किए, 50% खर्च किए तो 50% बचा लिए। दूसरा बोल रहा है कि मैंने 40% बचाए, तो इसका 40% कितना होगा, 44 बचाए तो 66 खर्च कर दिया। ये बोल रहा है मैंने 30% खर्च किया, 30% बचाया, सॉरी, तो 30% बचाया तो 120 का 30% 36, तो 30% बचाया तो 70% खर्च किया, 84 आपने खर्च कर दिया। 130 था, 20% आपने सेव किया है। 20% सेव करने का मतलब 130 का 20% 26 हो गया। तो 80% आपने खर्च कर दिया तो 104 ये हो गया। तो इनका ऐड किया तो 304 आ गया, सेविंग को ऐड किया तो 156 आ गया। 156 डिवाइड बाई 304 इंटू 100 आपका करा सॉल्यूशन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25,000 इज इन्वेस्टेड बाय ए मैन इन द बैंक of account of his 2 sons whose ages are 12 years and 14 years respectively, in such a way that they will get equal interest at an age of 18 years at 5% per annum. Find the share of younger child. ठीक है, ध्यान से देखना, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अब ये बोल रहा है एक बच्चा जो है वो 12 साल का है, दूसरा वाला 14 साल का है। इसको भी 18 होने पर पैसे मिलेंगे, ये भी जब 18 का होगा तब उसको पैसे मिलेंगे। तो इसके पैसे 4 साल के लिए रहेंगे, इसके पैसे 6 साल के लिए लेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ROI वो कितनी है, 5%। 5% है। अब ये बोल रहा है तो 5% है। एक बात ध्यान रखना, जब मेरा प्रिंसिपल अगर 100 रुपये है, सपोज़ करो प्रिंसिपल मेरा 100 रुपये है, रेट मेरी 5% है और टाइम मेरा 6 साल है, तो जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो मेरा क्या होगा, 100 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 6 अपॉन 100, दैट इज़ 30। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ इन दोनों को जो मल्टीप्लाई करूँगा वही मेरा वही मेरा सिंपल इंटरेस्ट आएगा। अगर मेरा प्रिंसिपल 100 है तो, दोबारा बोल देता हूँ, अगर मेरा प्रिंसिपल 100 है तो जो रेट और टाइम का मल्टीप्लाई आएगा 6 5 से 30, वही मेरा सिंपल इंटरेस्ट आएगा। इस चीज़ को हम आगे बहुत बार यूज़ करेंगे। तो मैंने क्या किया, ये बोल रहा है कि इन दोनों का जो बाद में जो इंटरेस्ट मिलेगा वो सेम मिलेगा। तो इसको 30 रुपये मिल गए, इसको 20 रुपये मिल गए। छोटे वाले को छोटा दे दो, बड़े वाले को बड़ा दे दो, तो रेशियो आ गया मेरे पास 2/3। 5 हो गया, 5 की वैल्यू 25,000, 1 की वैल्यू 5,000। अब जिसका पूछा है, इसका पूछा है तो 10,000 आ गया, बड़े वाले का पूछा है तो 15,000 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अपोलो अस्पताल में कुछ मरीजों को जो हेपेटाइटिस बी से पीड़ित थे भर्ती किए गए, किंतु 9% मरीजों को आधे घंटे के अंदर ही मृत्यु हो गई। इलाज के पश्चात स्वस्थ हुए मरीजों को प्रतिशत शेष मरीजों की संख्या का 57 से 1/7% था। इनमें से 75% को पूर्ण स्वस्थ थे, ठीक है, तथा शेष मरीज कुछ ठीक थे जिनकी संख्या 182 थी। तो अस्पताल में भर्ती किए गए कुल मरीजों की संख्या बताइए। कोई बात नहीं, बता देंगे, ध्यान से देखना। ये थे मेरे 100 पेशेंट मैंने एडमिट किए, जिसमें 9 तो पहले ही मर चुके थे, बचे कितने 91।
अब 91 का मैंने एडमिट कर दिया, 91 जो मैंने एडमिट किया जिसमें से 57 सही, 1/7, इसको मैं 4/7 लिख सकता हूँ। इतने परसेंट का ही इलाज हो सका, मतलब 7 की वैल्यू 91, तो 1 की वैल्यू 13, 4 की वैल्यू 52, मतलब इसको ये हो गया मेरा 52, ये हो गया 39। अब क्या हुआ, इनका तो इलाज हुआ ही नहीं, इनका इलाज हुआ, इनका इलाज हुआ तो क्या उन्होंने क्या बोला, 75% जो थे ना ठीक हो चुके हैं एकदम, मतलब इनका इलाज हुआ, ये 100% ठीक हुए। तो 4 की वैल्यू 52, 1 की वैल्यू 13, तो 3 की वैल्यू 39, मतलब 39 तो ऐसे थे जो 100% ठीक हो गए। बच्चे कितने, 13 ऐसे जो थोड़े ठीक हुए, अधमरे से जो बीच में है, पूरे ठीक नहीं हुए हैं। लेकिन 13 ना होकर ये वैल्यू है कितनी, 182। तो कितने मल्टीप्लाई पे बेटा, 14 मल्टीप्लाई पे। तो टोटल पेशेंट कितने थे, 14, 100 मल्टीप्लाई बाय 14, दैट इज 1400, ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 40% of a number when added to the square of the same number, then it becomes 40% 40% of itself, then actual number is। ध्यान रखना, कभी भी इस तरह की डिजिट आए 40% हो और ये 40 हो रहा हो, आपका यही आंसर होगा, वो नंबर इटसेल्फ ही आपका आंसर है। ठीक है, ये क्यों होता है, क्योंकि चलो प्रूफ दे देता हूँ इसका, देखना ध्यान से। मैंने एक नंबर मान लिया x का 40% कितना हो गया, 2x/5। ठीक है, अब ये बोल रहा है किसी नंबर का 40% उसी के स्क्वायर में ऐड करो, इसका स्क्वायर क्या होगा, x², इसमें इसका 40% ऐड कर दिया, तो जो नंबर बनाना ये अपने आप का ये बना है। ठीक है, तो x और x कट गया, x + 2/5, 0 से 0 गया, 5 से कट गया 202, 2 से कट किया था तो 202 आया, नीचे 5 आ गया, ये आ गया 202/5, x बराबर 202/5 माइनस 2/5, दैट इज़ 200/5, 40, तो x बराबर 40। नेक्स्ट क्वेश्चन, in a class of MBA student 66.66% from science background, 12.5% student are from commerce background and 6.66% student are from arts background and rest are from engineering background. The minimum possible student of engineering background are। भाई सबसे पहले तो बात ये बताओ, मिनिमम नंबर का मतलब क्या हो गया कि भाई आधे नंबर नहीं होने चाहिए, जैसे 0.5, 3/2, इस तरह की फॉर्म में हमारा आंसर नहीं होना चाहिए। अब एक बात बताइए, साइंस के कितने हैं, 16.66, मैं इसको 1/6 लिख सकता हूँ। कॉमर्स के कितने हैं, कॉमर्स के हैं मेरे पास 12.5%, इसको 1/8 लिख सकता हूँ। आर्ट्स वाले कितने हैं, 6.66%, मैं इसको 1/16 लिख सकता हूँ। अब इंजीनियर बच गए। भाई एक बात बताओ, इंजीनियर का कुछ भी हो कोई बात नहीं, सुनना ध्यान से, ये 1/6 है, ये 1/8 है, ये 1/16 है, ये भी तो इंटीजर होने चाहिए। तो 8, 6 और 16, इसका एलसीएम कितना आ गया, 48 आ गया। तो मैंने मान लिया टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो 48 थे, 48 इसका 1/6 करूँगा तो 8 इसमें आ गए, इसका 1/8 करूँगा तो 6 इसमें आ गए, और इसमें 3 आ गए। तो 8, 6, 14 और 3 17, तो 17 तो मिला के इन तीनों में आ गए, टोटल थे 48, तो 17 इसमें आ गए, तो बच्चे कितने, 31 स्टूडेंट जो थे वो मेरे इंजीनियर के होने चाहिए। अब मेरे जो भी ऑप्शन होंगे, ऑप्शन A, B, C और D, जो भी मेरा 31 का मल्टीपल होगा ना, वही मेरा आंसर होगा। ठीक है, अब ये क्यों निकाला, वो इसलिए निकाला, मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है। मिनिमम वैल्यू क्या होगा कि 31 भी हो सकते हैं,
62 भी हो सकते हैं, 93 भी हो सकता है, और 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 124 भी हो सकता है। अब ऑप्शन में अगर ये चारों ही वैल्यू दे रखी हो तो 31 मेरा आंसर हो जाएगा, क्योंकि 31 का मल्टीपल ही होना चाहिए आपका आंसर। क्यों होना चाहिए? वो इसलिए होना चाहिए कि आपने इनका एलसीएम लिया तो 48 आ गया, जिसमें से 8, 6 और 3 तो यहाँ चले गए, 8 यहाँ चले गए, 6 यहाँ चले गए, 3 यहाँ चले गए, तो 8 6 14 3 17, 17 बच्चे तो यहाँ बैठ बच्चे चले गए, तो 48 में 17 खत्म चले गए, तो 31 बच गया। 31 का ही मल्टीपल आपका आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, in a factory there are 3 types of machine, M1, M2 and M3, which produces 25%, 30%, 35% and 40% of the total product respectively. M1, M2, M3 produces 2%, 4% and 5% defective products respectively. Then what is the percentage of non-defective products? देखना ध्यान से, ये मेरा M1 है, ये मेरा M2 है, ये मेरा M3 है। ये 25 करता है, ये 35 करता है और ये मेरा 40 करता है। तो टोटल ओवरऑल 100 तो हो ही गया ना मेरा। मैंने मान लिया ये 100 चीज़ें बनाते हैं, इसने 25 बनाया ना, तो 2% डिफेक्टिव हो गया, इसका 2% डिफेक्टिव है, इसका 4% डिफेक्टिव है और इनका 5% डिफेक्टिव है। ठीक है, तो 25 का 2% कितना हो गया? 0.5। 35 का 4% कितना होगा? 35 दूनी 70, 70 दूनी 140, 140 डिवाइड बाई 100 दैट इज़ 1.4। 40 का 5% हो गया, 5 का 20, 200, 200 अपॉन 100 2 आ गया। ठीक है, ये तो मेरा डिफेक्टिव आया है। 2 और 1 3, इसको क्या 3.9, टोटल 100 बना रहा है और 3.9 मेरा डिफेक्टिव है। तो डिफेक्टिव अगर मेरा 3.9 है तो बचा कितना? 96.1% ही तो मेरा नॉन डिफेक्टिव बचा ना, नॉन डिफेक्टिव। ये मेरा आंसर है। ये क्वेश्चन ठीक है। The income of 4 persons are in the ratio of 7:4:8:10. First person spends 30% of his income. Second person saves 12.5%. पहला पर्सन 30% खर्च करता है, दूसरा व्यक्ति 12.5% बचाता है, तीसरा व्यक्ति 30% बचाता है और चौथा व्यक्ति 40% खर्च करता है। ठीक है, इफ द डिफरेंस ऑफ टोटल इनकम ऑफ 4 पर्सन एंड टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ 4 पर्सन, मैं ये बात अगर इस तरह से ना बोल के अगर ये बोल लूँ कि इन चारों की जो टोटल सेविंग है वो मेरे को 7,056 रुपये दे रखी, तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी है भाई। टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंडिचर टोटल सेविंग हो गई। तो इसने लैंग्वेज को घुमाया है, हमें घूमना नहीं है। टोटल इनकम ऑफ 4 पर्सनस एंड टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ 4 पर्सन इज ₹7,056। व्हाट इज द टोटल इनकम ऑफ ऑल 4 पर्सनस। ठीक है, अब एक बात बताइए, फर्स्ट पर्सन जो था मेरा, इनकी जो इनकम दे रखी है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ की, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, इसकी इनकम थी 7, 4, 8 और 10। अगर मैं इसको 70 कर दूं, 40 कर दूं, 80 कर दूं और 100 कर दूं तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक बात बताइए, अगर वो फर्स्ट वाला 30% खर्च करता है तो 70% बचाएगा। 70 का 70% कितना आ गया? 49। दूसरा वाला 12.5% खर्च करता है, 12.5 का मतलब होता है 1/8, 8 में से 1 रुपये बचाता है, तो 8 की वैल्यू 40, 1 की वैल्यू 5। थर्ड वाला जो है वो आपका 30% सेव करता है, 30% सेव करता है, तो 80 का 30% कितना होगा? 24। चौथा जो है वो 40% खर्च करता है, तो 60% बचाएगा, ये 60 लीजिए। इनको ऐड कर दो, ये सबकी सेविंग ही तो है। तो 5 और 4 9, 9 18, 6 और 1 7, 7 और 2 9, 9 4 13, 138। 138 ना होकर ये है कितनी? 7056। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई? 7056 डिवाइडेड बाई 138। अब जो भी पूछा है, अगर टोटल इनकम पूछे तो 7 और 4 11, 7 और 4 11 और 80 190 और 100 290, तो 290 ये कर दो। पॉइंट्स में कैलकुलेशन चाहिए, कैलकुलेशन ज़्यादा मायने नहीं रखती है क्योंकि ऑप्शन गलत दे रखे हैं इसमें।
अब बात आती है कंपाउंड इंटरेस्ट की। कंपाउंड इंटरेस्ट में सीधा बेसिक्स एक ही चीज़ चलती है, वो चलती है आपके, जैसे मान लीजिए अगर 2 ईयर का क्वेश्चन आए कोई आपके पास, हमेशा याद रखना प्रिंसिपल जो होगा ना उसको एक परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेना, स्क्वायर में। और 3 साल का क्वेश्चन आए तो प्रिंसिपल को परफेक्ट क्यूब में कन्वर्ट कर लेना। क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि जैसे सपोज करो कि मेरी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10% है, ठीक है। तो अब क्या होगा, 10% का मतलब हो गया मेरा 1/10। 3 साल के लिए अगर मैं बात करूँ तो होगा क्या, ये इसी के मल्टीपल में चलेगी ना, 10 गुना 10 गुना, इसी हिसाब से चलेगी, ये रेशियो में चलेगी, प्रोपोर्शनेट चलेगी। तो क्या होगा कि जो मैंने ये मेरा प्रिंसिपल मान लिया 10 है ना, ये 10, इसका क्यूब 1000 आ गया, तो 1/10 100 हो गया, इसका 1/10 100 हो गया, फिर 1/10 100 हो गया, इसका 1/10 10 आ गया, फिर 10 आ गया, फिर 10 आ गया, इसका 1 आ गया। ये क्या कैलकुलेशन इजी कर देता है। 3 साल आए 2 साल आए कभी भी आए कुछ भी आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एक एग्जांपल दे के बताता हूँ आपको। जैसे मान लो कि रेट देख के तो क्वेश्चन कोई भी पूछ लेता है, मैं आपको एक उल्टा क्वेश्चन करवाता हूँ। जैसे प्रिंसिपल दे रखा है आपको पास 64 और टाइम दे रखा है 2 साल, और इंटरेस्ट जो दे रखा ना वो दे रखा है 17 रुपये, ठीक है। और CI दे रही है कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंड इंटरेस्ट का ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब ये पूछ रहा है कि मेरी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी वो क्या होगी। तो ध्यान से देखना, 64 है, 64 जो 2 साल का टाइम है इसका रूट कर दो। 64 का रूट किया, सपोज करो 64 ना हो कि 128 होता, तब क्या करते हैं आप, इसका 2 से डिवाइड करो, 64 हो गया, अब इसका रूट कर दो। हर नंबर मल्टीपल में चलेगा, कुछ भी हो जाए मल्टीपल में चलेगा, ठीक है। अब देखना ध्यान से, 64 था, 64 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 8 का स्क्वायर लिख दिया। अब ये 8 स्क्वायर है ना, इस 8 स्क्वायर को यहाँ लिख लो, 8 स्क्वायर आपका प्रिंसिपल हो गया। ये जो 8 स्क्वायर है ना इसको आप क्यू स्क्वायर मान लो, क्यू स्क्वायर। तो आर होगी ना जो रेट आपकी वो 1/Q होगी, हमेशा हमेशा 1/Q होगी। तो क्यू स्क्वायर 8 स्क्वायर, तो क्यू की वैल्यू होगी 8, 1/, अब इसको क्रॉस चेक कर लो, इसका 1/8 किया 8 आया, इसका 1/8 किया 8 आया, फिर इसका 1/8 करें तो 1 आ गया, तो 8 + 8 + 1 17 रुपये आ गया। डैट मीन्स कि जो मैंने अज्यूम किया था वो मेरा सेम हो गया। अच्छा, अब ये बोलते हो कि भाई ज़रूरी थोड़ी क्वेश्चन में रेट 1/8 ही आए, कोई ज़रूरी नहीं है क्वेश्चन 1/8 ही आए। तो अगर 1/8 ना आए तो 2/Q हो जाएगा, 3/Q हो जाएगा, लेकिन जनरली यही वैल्यू आएगी आपकी, 1/Q आएगा। तो आपको रेट 1/Q से ही क्वेश्चन सॉल्व करना है। जैसे कि एक क्वेश्चन आपको मैं दूसरा करके दिखाता हूँ, इसमें आगे क्वेश्चन आएगा, चलो फिर भी एक करके दिखा देता हूँ। जैसे कि मान लो मेरी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है सपोज करो कि 3 साल का 3 इयर्स का CI माइनस SI का जो डिफरेंस है वो मुझे 1500 रुपये दे रखा है, ठीक है। और प्रिंसिपल जो दे रखा है वो मुझे 30,720 रुपये दे रखा है। इसको सॉल्व कैसे करें? अब यार 30,720 है, 3 साल का बात आ गई, इसको कहीं ना कहीं क्यूब में तोड़ना ही तोड़ना है आपको, ठीक है। एक काम करो भाई, हर चीज़ मल्टीपल में होगी, ये जीरो उठा दो, ये 150 हो गया, 3072 हो गया। मैंने क्या किया, इसके फैक्टर किए, 6 से डिवाइड, तो 6 से किया तो 6 5 30, 512 मल्टीप्लाई बाय 6। अब 6 तो नहीं दिख रहा, लेकिन 512 तो दिख रहा है, 8 का क्यूब, ये मैंने लिखा 8 का क्यूब, ये मेरा क्यूब हो गया,
तो रेट क्या होती है मेरी 1/Q होती है। मैंने चेक किया 1/8 64, 1/8 फिर 64, फिर 64, ये 8, ये 8, ये 8 और 1। 3 साल का CI माइनस SI क्या होगा, ये होगा 8 या 24 और 1 25। ये 8 क्यूब था, 6 गुना पे बैठा था, तो ये भी 6 गुना पे बैठेगा, मल्टीप्लाई बाई 6 150 कर दिया। ये मैच कर गया यहाँ पर भाई, ये ना करो तो ये ले लो, ये यहाँ पर 60 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा। फिर 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1500 आना चाहिए, तो ये आपका 1500 आ गया। यहाँ पर 60 25 से 150 होता है ना, मल्टीप्लाई बाई 60, तो ये 1500 आ गया। दैट मीन्स जो मेरी रेट मानी थी मैंने 1/8, वो मेरी सही थी, दैट इज़ 12.5%। ठीक है। नेक्स्ट सिंपल इंटरेस्ट। अब सिंपल इंटरेस्ट में एक चीज़ याद रखना, जो मैंने पहले भी एक्सप्लेन की थी, दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। प्रिंसिपल अगर मेरा 100 रुपीज़ है, रेट जो है मेरी सपोज़ करो 10% है, और टाइम जो है वो मेरा 5 साल का है, तो जो मेरा 5 साल का SI होगा वो कितना होगा, 100 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 5/100, मतलब 50। तो मैं डायरेक्ट ये बोल सकता हूँ, अगर प्रिंसिपल मेरा 100 है तो इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन आएगा वही मेरा सिंपल इंटरेस्ट होगा। और उस सिंपल इंटरेस्ट को अगर प्रिंसिपल में ऐड कर दूँ, मतलब प्रिंसिपल में सिंपल इंटरेस्ट को ऐड कर दूँ, तो मेरा अमाउंट आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा। अब इस चीज़ को ध्यान से देखना, हर क्वेश्चन में काम आएगा। डायरेक्ट मल्टीप्लाई करूँगा इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करूँगा। अगर जैसे 6% दे दिया, 2 साल का टाइम देते तो मैं डायरेक्ट 12 लिखूँगा। अमाउंट होगा जो वो मेरा 112 होगा, प्रिंसिपल मेरा 100 होगा, इंटरेस्ट मेरा 12 होगा। हर बार यही चलेगा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है, दोबारा एक्सप्लेन आई थिंक करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि हाँ, ये क्वेश्चन तो मैंने करवा दिया। 26 नेक्स्ट, सॉरी ये क्वेश्चन देखो। किसी राशि पर 3 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज के अंतर तथा 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 9:16 है। ठीक है भाई, 16 है, कोई बात नहीं, निकाल देंगे। तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। एक बात बताओ, मुझे एक बात समझ में नहीं आती। मैंने मान लिया कि मेरी रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% थी, 1/10, टाइम था 3 साल, तो मैं क्या करता था, 1000, 100, फिर 100, फिर 100, ये 10, ये 10, ये 10 और 1। इसका मतलब यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो यहाँ आएगी, वो भी यहीं आएगी, आएगी नहीं आएगी। और इनका रेशो सेम होगा हमेशा, होगा नहीं होगा। इसका रेशो, इन दो का रेशो और इन दो का रेशो हमेशा सेम होगा। ये देख लो 1/10, 1:10। अब क्वेश्चन में ये बोल रखा है। अच्छा, इससे पहले एक बात बताइए, 2 साल का CI माइनस SI क्या होगा? 2 साल का CI माइनस SI 100 + 100 + 10, 210। SI कितना होगा, 100 + 100, 200। तो ये वाला जो बचा होगा वही मेरा रेशियो आएगा। 2 साल का CI माइनस SI का डिफरेंस जो होगा वो मेरा यही वैल्यू आएगी। 3 साल का CI माइनस SI जो होगा वो ये वाली वैल्यू प्लस ये वाली वैल्यू प्लस ये वाली वैल्यू प्लस ये वाली वैल्यू आएगी। और ये वैल्यू और ये वैल्यू तीनों सेम आएगी। अब देखना क्वेश्चन क्या है। ये 19 है और ये 6 है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता यहाँ पर और यहाँ पर क्या आएगा। यहाँ पर मुझे पता है 6 आएगा, क्योंकि 2 साल का CI माइनस SI 6 है। तो यहाँ पर 6 आएगा, तो यहाँ भी 6 आएगा, यहाँ पर भी 6 आएगा। अब एक बात बताओ, 6 × 18 हो गया, टोटल मुझे 19 चाहिए, तो बचा कितना, 1। ये 1 यहाँ पर आ गया, ये लो 1/6, ये आपकी रेट है। 1/6 कितना होता है, 16, 2/3%। एक क्वेश्चन और करूँ इसमें, एक क्वेश्चन, ये देखो दोबारा एक क्वेश्चन और करवाता हूँ। 3 इयर्स का CI माइनस SI और 2 इयर्स का CI माइनस SI का जो रेशियो है वो दे रखा है 23/7। कोई बात नहीं,
यहाँ पर कुछ वैल्यू आएगी, ये वैल्यू तो हमेशा सेम ही आएगी। 2 साल का CI माइनस SI यहाँ आएगा, ये कितना दे रखा है, 7 दे रखा है, ये 7 है तो ये भी 7 और ये भी 7, यहाँ पर कुछ बच गया। 3 साल का CI माइनस SI क्या होता है, ये टोटल वैल्यू, 7 या 21 यहाँ पर है, टोटल मुझे 23 चाहिए, तो बचा कितना, 2/7, 28 4/7% आंसर। ठीक है, ये देखना क्वेश्चन। A sum at the compound rate of interest become 2.5 times in 6 years. The same amount becomes what times in 18 years? ध्यान से देखना, यही कर रहा हूँ क्वेश्चन को। 2 से 5 हुआ 6 years में, मतलब जो रेशियो था वो 5/2 का हो गया। टाइम मेरे को करना है 3 गुना, 18 साल है ना, 3 गुना करना है, तो इसका क्यूब कर दो, 125/8। या भाई रेशियो में चलेगी ना वैल्यू, हमेशा जो भी वैल्यूज़ होगी वो आपकी रेशियो में चलेगी। अगर वैल्यू रेशियो में चलेगी तो ये वैल्यू क्या होगी आपकी, 2/5, फिर 2/5, फिर 2/5, तो फाइनल कितनी होगी, 8/125 मल्टीप्लाई होगी ना ये, 125/8। यहाँ पर 1 होगा ना हमेशा, ये 1 होगा तो 125/8 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है, देखना ध्यान से देखना। ये बोल रहा है एक सर्टेन सम है जो अपने आप का 8 गुना हो जाता है 3 साल में, तो 128 गुना होने में उसको कितना टाइम लगेगा। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है। एक बात बताओ, अपने आप का 8 गुना हो गया, कितना टाइम लगा, 3 साल। और कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रही है, 3 साल है, मैंने इसका क्यूब रूट कर दिया, 1/3। तो अपने आप का दुगना होने में इसको 1 साल लग गया, ये आएगा ना 2। अब ध्यान से देखना, 3 साल में 8 गुना, अगले 3 साल में फिर 64 गुना 8, इसके अगले 3 साल में क्या होगा, 64 गुना। अब मुझे यहाँ पर 8 गुना नहीं चाहिए, 128 गुना चाहिए, तो कितना टाइम लगेगा। अपने आप का डबल होने में 1 साल लगता है ना, तो 1 का डबल होने में 1 साल लगता है, 64 का डबल होने में कितना टाइम लगेगा, 1 साल लगेगा, डबल हो रहा है ना यहाँ पर 2 टाइम्स, तो 3 और 3 6 और 1 7, 7 ईयर्स आंसर। अब बात आती है अगला क्वेश्चन जो है आपका, सॉरी कहाँ गया, 12,600 is invested in 3 parts in such a way that SI on first part at 2% per annum for 3 years। यही कर रहा हूँ क्वेश्चन को, ठीक है, ये रेड कलर यूज़ किया, 3 पार्ट में इन्वेस्ट किया, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट, 2% पर एनम फॉर 3 ईयर, तो ये 6 लिख दिया, 3% पर एनम फॉर 4 ईयर्स, ये मैंने 12 लिख दिया, और 4% पर एनम फॉर 5 ईयर्स, ये मैंने 20 लिख दिया। अब एक बात बताइए, अगर इनके ऊपर इंटरेस्ट सेम है, दैट मीन्स 6, 12 और 20 इनकी वैल्यू सेम है, तो इनका उल्टा कर दो, 1/6, 1/12, 1/20, 60 से मल्टीप्लाई कर दो 10, 12×5 60, 3 10/5 आ गया, तो 10 5 15 3 18 की वैल्यू कितनी आ गई, 6 दूनी 12, 6 3 18, 1 की वैल्यू कितनी आ गई 700, 10 की वैल्यू कितनी आ गई 7000, किसी पे निकाल लो, एक ही वैल्यू आएगी, 7 6 4200, ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, on a certain sum the simple interest for 12.5 year is 3/4 of the sum। 3/4 of the sum का मतलब ये हो गया, अगर 4 मेरा सम है,
4 मेरा प्रिंसिपल है तो 3 मेरा इंटरेस्ट है, ठीक है। तो 4 प्रिंसिपल हो गया, रेट मेरी आर हो गई, टाइम मेरा 25/2 हो गया, अपॉन 100 कर दिया, ये मेरा 3 के इक्वल हो गया। 25 × 4 ये 100 के इक्वल आ गया। आर की वैल्यू आ गई 6%। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बढ़िया क्वेश्चन है। अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर सर्टेन टाइम अ सर्टेन सम गिव्स द रेशियो ऑफ प्रिंसिपल 4:7। मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पे एक पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो प्रिंसिपल और अमाउंट का जो रेशियो देती है वो 4:7 देती है। फॉर सेम सम ऑन सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट इन 3 years नाउ, मतलब उस टाइम से 3 साल ज़्यादा जाने पर वो जो रेशियो होगा वो 5:11 होगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बतानी है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लैंग्वेज का क्वेश्चन है और कोई खेल नहीं है इसमें। मैंने मान लिया कि जो 4 था ना, 4 से 7 हो गया रेशियो, कोई टाइम इंटरवल टी था, टी ईयर्स। अब वो बोल रहा है उसी टाइम को, मतलब उन्हीं पैसों को अगर मैं t+3 साल के लिए लगाऊं ना, तो जो रेशियो होगा वो मेरा 5:11 होगा, ठीक है। मतलब स्टार्टिंग वैल्यू मेरी सेम होनी चाहिए, इनको सेम कर दो। इसको मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हुआ 20 से 35 और ये 20 से 44, तो आगे 44 कर दूँ। अब एक बात बताओ, यहाँ तक टाइम था टी ईयर्स, ये था टोटल t+3 ईयर, तो ये वाला टाइम 3 ईयर आ गया मेरा भाई। ये हो गया ना 5 चौके 20, 11 चौके 44, t+3 ईयर में, तो 20 से 44 हुआ t+3 में, और 20 और 35 ये हुआ मेरा टी ईयर्स में। तो ये जो डिफरेंस आई है टी ईयर्स आ गया, ये t+3 हो गया, तो ये मेरा 3 साल का आ गया। तो 3 साल में मेरा ब्याज कितना आया, 44 - 35 9 रुपये का ब्याज आ गया। 3 साल में 9 रुपये का ब्याज, तो 1 साल में 3 रुपये का ब्याज। और हमें अच्छे से पता है कि सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो प्रिंसिपल ही कैलकुलेट होता है। तो 3 रुपये का ब्याज आया, कितने पर आया, 20 पर आया, इंटू 100, ये मेरा 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को तो ये सॉल्व करते हैं, देखना। 2355 रुपये, क्वेश्चन पढ़ लो एक बार आप। यदि 2 वर्षों में 2355 की धनराशि का साधारण ब्याज और 2255 की धनराशि का साधारण ब्याज 20 रुपये अधिक है, तो वार्षिक ब्याज दर प्रतिशत ज्ञात करेगा। एक बात बताओ, ये 2355 है, ये 2255 है, एक्स्ट्रा कितना आया 100 रुपये। मतलब जो ब्याज मेरा एक्स्ट्रा आ रहा है वो 100 रुपये भी आएगा। लेकिन ये 20 रुपये है मेरा 2 साल का ब्याज, तो 1 साल का ब्याज कितना हुआ 10 रुपये। 10 रुपये का ब्याज कितने पर आया, 100 पर आया, मल्टीप्लाई बाय 100, 10%, आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन, अ मैन लेफ्ट ₹1,30,000 फॉर हिज 2 sons whose एज आर, एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा, 10 ईयर और 16 ईयर रिस्पेक्टिवली। ही ऑर्डर्स टू डिस्ट्रीब्यूट दिस मनी बिटवीन हिज सन इन सच अ वे दैट व्हेन दे बिकम 18 years ओल्ड दे विल गेट द सेम अमाउंट। लैंग्वेज ढंग से समझना, इस बार उसने अमाउंट की बात की है, ठीक है। इफ इंटरेस्ट इज 12.5% पर एनम, देन हाउ मच अमाउंट द एल्डर सन गेट इनिशियली, मतलब इन दोनों का प्रिंसिपल बताना है। तो भाई एक बात बताओ, एक बच्चा मेरा 10 साल का है, दूसरा वाला मेरा 16 साल का है, यही है ना, 10 और 16, ठीक है। तो ये जब मेरा ये वाला 10 वाला 18 का होगा तो इसको 8 साल ब्याज मिलेगा, ये 18 का होगा इसको 2 साल का मिलेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 25/2, तो इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दूँ तो 100 रुपये तो ब्याज के मिल जाएंगे इसको 25 रुपये ब्याज के मिलेंगे, ब्याज के 25 रुपये और प्रिंसिपल 100 था, तो इसका कितना हो गया 125। इसको ब्याज के 100 और प्रिंसिपल के 100, 200 रुपये,
टोटल। अब ये 200 जो इन दोनों के बराबर है, जो मतलब छोटे वाले को छोटा बड़े वाले को बड़ा, तो 125/200, 25 पंजो 125, 25 आठी 200, 13, 13 की वैल्यू 1,30,000, 1 की वैल्यू 10,000, बड़े वाले का पूछा है तो 80,000। कहा था ना मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई करूँगा इनको। 12.5 था, 25/2 × 8, 25/2 × 2 25। ये आपका आप इंटरेस्ट आ गया, इंटरेस्ट को प्रिंसिपल में ऐड कर दिया, 100 रुपये आपने प्रिंसिपल मान लिया दोनों का। तो सेम नहीं मानना, इस 100 की वैल्यू अलग है, इस 100 की वैल्यू अलग है, ठीक है। अमाउंट हम दोनों ने इक्वल कर दिया। अब सीधी सी बात है, अमाउंट 125, इसको 200, तो इक्वल मिलना चाहिए ना। तो छोटे वाले को छोटा दे दो, बड़े वाले को बड़ा दे दो। अच्छा, ऐसा करते क्यों है ये भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। सपोज कीजिए कि मेरा जो प्रिंसिपल था बड़े वाले को मैंने P1 दिया, इसको मैंने P2 दिया, ठीक है। तो P1 मल्टीप्लाई बाय इसका जो छोटा वाला था जो 10 साल का था, उसको मैंने P1 दिया, तो 8, सॉरी 1 सेकेंड रुकिएगा प्लीज़, सॉरी थोड़ा लिख देता हूँ, क्लियर हो जाएगा आपको। यहाँ पर मेरा 10 ईयर्स वाला है, ये 16 साल वाला है। इसको मैंने P1 दे दिया, इसको मैंने P2 दे दिया। तो P1 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 25/2 अपॉन 100, ये मेरा इसका इंटरेस्ट आएगा ना, ठीक है। P2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 25/2 अपॉन 100 जो कि 100, तो P2/4 आ गया। अब क्या होगा, इसको सॉरी 25 का, हाँ ये P1 हो गया, ये P2/4 हो गया। ये तो इंटरेस्ट आया, इंटरेस्ट प्लस ये करेंगे तो आपका अमाउंट आएगा 2P1, प्लस P2 करेंगे तो 5P2 अपॉन 2 आ गया, 4 आ गया। तो अमाउंट दोनों का इक्वल होना चाहिए, बराबर। 5P2 अपॉन 4 कर दिया, तो P1 अपॉन P2 की वैल्यू कितनी आ गई, 5/8। ये मैंने डायरेक्ट किया था, ठीक है। ये मैंने डायरेक्ट कर दिया। यहाँ पर P1 था ना, इसको ये मेरी 100 आई थी, ये भी मेरी 100 आई थी, ये मैंने प्रिंसिपल 100 माना था, इसका ये प्रिंसिपल 100 हो गया, ये 100/4 25 हो गया, तो 125 आ गया था। ये आपका रेशियो निकल गया। डायरेक्ट भी कर सकते हो आप इसको। ये क्वेश्चन आप खुद कर लोगे मेरे हिसाब से बाप, ये क्वेश्चन भी आप खुद कर सकते हो। ये क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ। 19,400 is divided into 2 parts. First part is lent out 8% per annum for 5 years and the other part is lent out 4% per annum for 9 years. अब इससे पहले क्या था, इक्वल चल रही थी, अब इसको रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो जो बोल रहा है करते जाओ, जो बोल रहा है क्वेश्चन करते जाओ। 8% 5 साल के लिए, P1 जो था 8% 5 साल के लिए, 8 पंजो 40 अपॉन 3 बराबर P2 मल्टीप्लाई बाय 36 अपॉन 7, 10, ये 9 हो गया, तो P1 अपॉन P2 9 × 27 और ये आ गया मेरा 70, 97 की वैल्यू कितनी है, 19,400। तो कितने गुना पे बैठा है, 2 गुना 200 गुना पे, तो इसकी वैल्यू पूछी है, तो ये हो गया मेरा 14,000। 200 गुना हो गया ना इसका। मैं आधी चीज़ें इसलिए लिखता हूँ क्योंकि एग्ज़ाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, हम खुद लिखें हर चीज़ों को, हर एक चीज़ को खुद लिखें। तो हो सके उतना कैलकुलेशन माइंड में करने की कोशिश किया करो। दैट्स वाई मैं कम चीज़ें लिखता हूँ। ये क्वेश्चन भी आप खुद कर सकते हो, आप चलो ये करवा देता हूँ मैं। A sum of money invested into 3 parts in such a way that simple interest on all 3 parts equal। ध्यान से सुन लो, लैंग्वेज में बोल रखा है कि सिंपल इंटरेस्ट तीनों पर सेम है। फर्स्ट पार्ट 4% 3 साल के लिए तो 12 हो गया, 5% 4 साल के लिए तो 20 हो गया, 15% 5 साल के लिए 75 हो गया।
और उन प्रत्येक की वैल्यू मुझे 600 दे रखी है, सॉरी ये लो, प्रत्येक की वैल्यू क्या दे रखी है, 600 दे रखी है। तो 4 तियाँ 12, फर्स्ट वाले का कितना आ गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 पार्ट हो गया ना, तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड, पहले वाले में 12 आ गया, दूसरे वाले में 20 आ गया, तीसरे वाले में 75 आ गया। इसकी वैल्यू 600 दी है, 12 पंजो 60, तो वैल्यू कितने की, प्रिंसिपल 5000 आ गया। इसमें क्या 600 के इक्वल कर दिया तो 3000 आ गया। 75 के 600 दे रखी है। अब पूछो कितना मल्टीपल हो गया, या तो कट करके देख लो, वरना 75 दूनी 150, 150 चौके 600, 4 दूनी 8, 8 गुना पे आ गया, तो इसका प्रिंसिपल हो गया 800। ये आपका क्वेश्चन हो गया। मैंने कहा था ना डायरेक्ट मल्टीप्लाई करूँगा। ये क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो, ट्राई करना खुद, अगर नहीं आए तो कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा। तो ये सारे क्वेश्चन मेरे हो चुके हैं। अगर किसी क्वेश्चन में एक सेकेंड में एक क्वेश्चन है जो दोबारा एक्सप्लेन करना मुझे लगता है करना चाहिए, वो है इस क्वेश्चन में ना आप कट करके ये कर लेना, इसको 9100 कर लेना, इसमें 9100 यहाँ पर, इसमें ना इसको काट के 9100 कर लेना, मिस्टेक है इसमें। ये हो गया, ये भी कर दिया, ये भी हो गया, ठीक है, ये भी कोई बड़ी बात नहीं, हो चुका है। ठीक है, ये भी ठीक है, कोई बड़ी इशू नहीं है। दैट्स इट। 16, हाँ क्वेश्चन नंबर 26 देख लो एक बार आप। 26, इसमें मैं एक पेज ऐड कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 करवा रहा हूँ। इसमें बोल रखा है हाफ ऑफ सेकेंड ईयर, ये जो भी बोल रखा है, ठीक है। 16 2/3 दे रखा है ना, 16 2/3, इसको मैं 1/6 लिख सकता हूँ। और 3 साल की बात करें तो 6 का क्यूब 216, 216, 36 36 36, 6 6 6 और 1। अब बोल रहा है 1/2 ऑफ सेकेंड ईयर CI प्लस 1/7 ऑफ थर्ड ईयर CI, ठीक है। तो दूसरे साल का 42 अपॉन 2 21 प्लस 36 और 6 42 और 7 49, 49 अपॉन 7 7, इसकी वैल्यू 84 दे रखी है, मतलब 28 की वैल्यू जो है वो मेरे को 84 दे रखी है। तो क्या हो गया, 28 की वैल्यू 84, 4 12 3 गुना पे बैठा है, ये 3 गुना बैठा है तो ये भी 3 गुना पे बैठा है, तो ये हो गया मेरा 648 आंसर, ठीक है। और एक क्वेश्चन और है, ये हो गया, ये भी हो गया, नॉन डिफेक्ट, ये भी हो गया, ठीक है। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट कर देना, मैं बता